प्रीवियस पार्ट में यही हुआ था कि सलीना अपने बाबा के साथ हनीफा हाउस में रहने लग गई है और यासिर और अरमान मिलकर उसकी केस की छानबीन कर रहे हैं। अरमान ने सायरा को प्रपोज किया है और वो रिश्ता लेकर गए हैं और सायरा ने हाँ हाँ कर दी है, तो बहुत जल्द दोनों की शादी होने वाली है। इन लोगों को एक क्लू मिला है कि वो जो जूलिया को भी वो थ्रेट मिल रहा था और जूलिया को भी वो जूलिया जो एक्टर थी उसको भी उनको शक था कि वो कुछ भी उसके साथ हो सकता है, लेकिन अब पता चला है कि जूलिया भी किडनैप हो चुकी है और अब बारी है सलीना की और यासिर हर पूरी जान लगा देगा सलीना को बचाने के लिए। तो देखते हैं कहानी कहाँ तक जाती है। अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि कौन है असल में कातिल या किडनैपर जो है वो कौन है। अब देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है, क्योंकि हमारी ये कहानी भी एंड होने वाली है और बहुत ही दिलचस्प तरीके से चली है ये हमारी स्टोरी। राबिया खान ने बहुत अच्छा लिखा है। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं हाजिर हुई हूँ कार्पे डिएम की नई एपिसोड के साथ, कार्पे डिएम बाय राबिया खान। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और जब उसने ये तय कर लिया है कि जूलिया सलीना से ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, तो उसने जूलिया को पहले अगवा कर लिया। छठा विक्टिम, उसकी सातवीं विक्टिम सलीना है। वो तेज़ी से बोलता लिफ्ट में दाखिल हो रहा था, साहिर भी उसके साथ ही था। उसकी बात सुनकर वो लम्हे भर को हैरान भी हुआ था। तो मैं कैसे पता कि वो इस खास तरतीब से एक्ट्रेस को अगवा कर रहा है। सलीना ने डिकोड किया, उसने जिस तरतीब से तमाम एक्टर्स की तस्वीर रखी, हमलावर ने उसी तरतीब से सबको अगवा किया। क्या तुम जालिम बादशाह की कहानी जानते हो? लिफ्ट से निकलकर अब वो दोनों ही जूलिया के अपार्टमेंट की जानिब बढ़ रहे थे। साहिर ने उसके सवालों पर नासमझी से चेहरा फेरकर उसे देखा था, बस लम्हे भर के लिए। साइकोपैथ हमलावर खुद को बादशाह समझ रहा है, वो बादशाह जिसने बहुत सी खूबसूरत औरतों से शादी कर रखी थी और एक खास अरसे के बाद वो अपनी उन बीवियों को कत्ल कर दिया करता था। उसने कहा तो साहिर की आंखें फैल गईं। क्या? हाँ, वो साइको है, उससे कुछ बैद नहीं। अब वो दोनों जूलिया के अपार्टमेंट में दाखिल हो रहे थे। अपार्टमेंट में मज़ाहमत के कोई आसार नहीं थे। उन दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा और फिर गहरा सांस लिया था। तुमने उसके हर एक्टिव कॉन्टेक्ट से पूछा है ना? हाँ, वो नहीं है। उसने बालों में उंगलियां चलाई थी कदरे बेबसी से। हमें 1-2 दिन इंतजार करना पड़ेगा, फिर ही उसकी अगवा की रिपोर्ट हम आगे बता सकते हैं। बिल्कुल, अभी हमें खुद कंफर्म नहीं है कि वो अगवा हुई है, अपनी मर्जी से गायब हुई है। एक्ट्रेस अक्सर मंजर आम से गायब हो जाती हैं, लेकिन किसी प्रोजेक्ट के एन दरमियान में गायब होना बहुत अचंभे की बात है। उनका मैनेजर उनकी गैर मौजूदगी कल या परसों तक ही खुद रिपोर्ट कर देगा, साहिर ने कहा। तो उसने सर हिलाया, एक गहरी नज़र अपार्टमेंट पर डाली। क्या हमें उनके अपार्टमेंट की तलाशी लेनी चाहिए? साहिर ने कहा। तो उसने देखा। तुम जानते हो कि हम दोनों ये काम नहीं करेंगे। साहिर ने बगैर असर लिए गहरा सांस लिया। हम बगैर सर्च वारंट के किसी के घर की तलाशी नहीं ले सकते, ये गैर कानूनी है। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुन रहा था। वो अब आगे बढ़कर पुरतरीक से अपार्टमेंट में मौजूद चीज़ों को उलट पुलट करके देख रहा था। पीछे खड़े यासीर ने गहरा सांस लिया और फिर आगे बढ़ आया। सुधर जाओ साहिर, हमारी नीयत ख़राब नहीं है, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, हमें उन्हें खतरे से बचाना चाहते हैं। पुलिस तक मामला गया तो बहुत पेचीदगी हो जाएगी, हमें उससे पहले ही घर की तलाशी लेनी चाहिए। अब वो भी उसके साथ लगा, हाथों में बारीक दस्ताने चढ़ाए एक एक चीज़ की तलाशी ले रहा था, लेकिन आधे घंटे की मेहनत के बाद भी उनके हाथ कोई काबिल गौर शय नहीं लगी थी। कुछ पल बाद दोनों ही अपार्टमेंट का दरवाज़ा अपने पीछे बंद करते बाहर निकल आए थे। साहिर ने एक निगाह उसकी पर डाली थी। तुम्हारे लिए इतना चलना फिरना ठीक नहीं। अभी यासिर ने बेजारियत से सर झटका था। पक चुका हूँ ये एहतियाती तदाबीर सुन सुनकर, अब प्लीज़ तुम शुरू मत होना। साहिर ने कंधे उचकाए थे। मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ कि इतना चलना फिरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। तुम उसके आगे क्या करते हो ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। ज़ख्म में तकलीफ हुई तो तुम खुद ही भुगतोगे, हम में से कोई नहीं। बहुत शुक्रिया बताने के लिए, यासिर ने ठंडे से तंज से कहा था, लेकिन वो मजाल है जो उस तंज का ज़रा भी असर ले लेता। अब वो दोनों इमारत के दाखिली दरवाजे से निकलकर बाहर की जानिब बढ़ रहे थे। उन दोनों का रुख वापसी एजेंसी की जानिब था। तुमसे जो फुटेज मैंने मांगी थी वो निकाली? हाँ, उसके जवाब पर कदम और तेज़ी से बढ़ाता एजेंसी के अंदर चला जा रहा था। कुछ ही पल बाद अब वो दोनों निचले फ्लोर पर लिफ्ट के जरिए बढ़ रहे थे। निचला फ्लोर रात गहरी होने के बायस तकरीबन सुनसान था। इक्का दुक्का गार्ड्स अपने अपने केबिन्स में बरजमान काम निपटा रहे थे। यासिर कोई दिनों बाद एजेंसी में देखकर इधर उधर से सलाम उभरे तो उसने माथे तक हाथ ले जाकर सबके सलाम का जवाब दिया। अब वो दोनों अपने केबिन की जानिब बढ़ आए थे। केबिन वैसे ही था जैसे वो छोड़कर गया, साफ सुथरा सलीके से सब कुछ रखा हुआ। ये केबिन अब तक शेड साफ करता है? उसने हल्का सा मुस्कुराकर पूछा तो साहिर ने सर हिलाया। बिल्कुल, रात देर तक यहाँ ठहरकर वो अक्सर फाइल्स को सलीके से रखने की जाने कौन सी मुशक्क़त करता रहता है, और उसकी सफाई करने दो ना। तुम्हारा क्या जाता है? अगर वो नहीं होता तो तुम्हारा केबिन देखने के काबिल भी नहीं होता। मुझे चीज़ें धर्म भरम अंदाज में ही अच्छी लगती हैं, बिला वजह के सलीके से मुझे उलझन होती है। वो अब मुस्कुराकर सर हिलाता कुर्सी खींच कर बैठ रहा था। साहिर उसके सामने अपना खुला लैपटॉप रख रहा था। वो बगैर उस चंद लम्हात की फुटेज को बार बार देखता रहा। उसने वाक़तन सब गार्ड्स को ये बताया था। फुटेज हशकू को शबाज से पाक थी, वहाँ कुछ भी गैर मामूली नहीं था। उसने साथ झुके साहिर को एक पल के लिए देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि जो कोई भी वो हमारी एजेंसी से ही ताल्लुक़ रखता है?
उसने पूछा तो साइड सीधा हो गया, फिर साथ रखी कुर्सी खींची और उस पर आवर आप बैठा। निचले फ्लोर मजीद तारीकी में डूबा महसूस होने लगा था, महज उनके केबिन की बत्ती रोशन थी। क्या तुम्हें यकीन है? उसने उल्टा सवाल किया तो यासिर ने कंधे उचका एक नज़र सामने स्टिल हुई फुटेज पर डाली। वो चंद में कुछ सोचता रहा था। शायद उसने हमें ऐसा तासुर दिया है कि वो एजेंसी से वाबस्ता है, हो सकता है हकीकत उसके बरक्स हो। साहिर चुपचाप साकित हुए फुटेज को देखता रहा था। हो सकता है वो एजेंसी से हो सकता है वो हमें मिसडायरेक्ट कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल कुछ भी वसूख से नहीं कहा जा सकता। मोहित हसन, बाजिद हसन, जुबैर एंड सन्स का छोटा बेटा, क्या इन तीनों में से कोई है? फुटेज की जानिब देखता वो खुद कलामी कर रहा था, नजरों में गहरी सोच हिलकोरे ले रही थी। साहिर ने लम्हे भर को सर नफी में हिलाया था। या फिर ये कोई तीसरा बंदा है, एक तीसरा इंसान, एक ऐसा इंसान जिस पर हम शक करने का सोच भी नहीं सकते। उसकी बेहद खामोशी से कहने पर यासिर ने बेसाख्ता गर्दन उसकी जानिब फेरी थी। साहिर ने महज उसे एक निगाह उठाकर देखा। उसे एजेंसी के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों का इल्म है, उसे निचले फ्लोर के खुफिया दरवाजों का इल्म भी है। वो हमारे अंदर ही मौजूद है, या फिर हमें ऐसे तासुर दे रहा है जैसे वो हमारे दरमियान मौजूद है और दर हकीकत मौजूद ना हो। जितना से कि आदमी है उससे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। उसके कहने पे सात बार जबान यासिर ने सर हिलाया था। ज़्यादा चलने के बायस जख्म में खासा खिंचाव महसूस हो रहा था और दर्द भी बढ़ रहा था। अगले ही पल उसने आसपास गर्दन घुमाकर देखा था। जार क्या कर रहा है आजकल? कुछ काफ़ी दिनों से नजर नहीं आया है वो, उसने सरसरी सा पूछा था। साहिर अब आगे बढ़कर लैपटॉप बंद कर रहा था। जार वहीद असलम को गार्ड कर रहा है आजकल, पाकिस्तान में नहीं है वो, पिछले 2 दिनों से दुबई गया हुआ है उनके साथ, वहाँ शूटिंग थी इसलिए गार्ड की ज़रूरत थी। हनीफा सर ने भेज दिया उसे। तुम अब सलीना मैडम को गार्ड करोगे तो किसी की ज़रूरत नहीं होगी, शायद मेरी भी नहीं। यह आखिरी जुमला उसने ज़रा मुस्कुराहट दबाकर कहा था। यासिर उसके अंदाज पे हल्का सा ठटका था। क्या मतलब है इस फजूल सी बात का? बिल्कुल साफ मतलब है। और क्या वो साफ मतलब? हाथ बांध कर पूछा था। साहिर अब लैपटॉप लिए कुर्सी से उठ रहा था। तुम उन्हें पसंद करते हो? बिल्कुल सुकून सा कहा। वो हनीफा या सरदार नहीं था जो यासिर से बातें करने में हिचकिचाहट महसूस करता, वो साहिर था। और यासिर जानता था वो अपने नाम का ही था, अपने नाम का एक ही था। मैं तो अब तक हैरान हूँ कि वो तुम्हें इतनी खौफनाक बारिश में इतने आराम से मिल कैसे गई थी? वो अब डेस्क से टेक लगाए, हाथ सीने पे बांधे महफूज से अंदाज में पूछ रहा था। यासिर ने चेहरा झुका रखा था, वो अपने जूते को देख रहा था। मुझे पता था वो मेरे पास ही आ रही होगी, कुछ पल बाद उसने आहिस्ता से कहा। साहिर ने चौंका। वो जानता था। मैं जब हॉस्पिटल से बाहर निकला तो कुछ देर चलने के बाद ही वो मुझे मिल गई थी। वो हर तकलीफ मुझ तक बगैर किसी वजह के चली आती है। उसे ये बात खुद भी नहीं पता वो गैर इरादी तौर पर ऐसा करती है। बिल्कुल, मैं उन्हें हर जगह ढूंढता रहा था, पर फिर मुझे ख्याल आया कि शायद वो तुम्हारे पास आई हो। जब मैं हॉस्पिटल के रास्ते पर वापस लौटा तो वो तुम्हें मार रही थी। उसकी बात पर वो चेहरा झुकाए ही हल्का सा मुस्कुराया था। मैं बस हैरान हूँ कि अगर वो तुम्हें इस रास्ते पर नहीं मिलती तो तुम क्या करते? उसने अगले ही पर चेहरा उठाया था। हर गली ढूंढता, हर कूचा खंगालता रहा, चलते लोगों से उसके मुतालिक पूछता। दूसरे लफ्जों में उनके लिए ख्वार होते। हाँ, कह सकते हो। तो तुम मान रहे हो कि तुम उन्हें पसंद करते हो? हाँ, अब तक बंदे थे। और वो महफूज सा मुस्कुरा रहा था। यासिर ने उसे देखा, फिर कुछ सोचकर सर नफी में हिलाया। नहीं, मैं उससे पसंद नहीं करता। तुम उनके लिए ख्वार हो सकते हो, उनके लिए जख्मी हालत में बारिश में भीग सकते हो, उन्हें खुद को हाथ लगाने दे सकते हो, उनके लिए गोलियां खा सकते हो, उनके लिए रिपोर्टर्स को झाड़ सकते हो, उनके लिए छिपन से तलीफ कलामी कर सकते हो, उनके लिए मॉडल बन सकते हो। हाँ, लेकिन तुम उन्हें पसंद नहीं करते। तालियां बजाने की कसर रह गई थी बस। साहिर का अंदाज वैसा ही था। बिल्कुल नहीं करता मैं उसे पसंद। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझसे झूठ बोल लो, लेकिन कम अज कम खुद से तो ना बोलो। मैं जानता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पास झूठ बोलने का कोई रीज़न नहीं। बिल्कुल सुकून सा कहा था। साहिर उसे चंद पल देखता रहा था, फिर आहिस्ता से सीधा हुआ। वो जैसे हैरान हुआ था। तुम उन्हें? हाँ साहिर, तुम ठीक समझे हो। अब वो उठ रहा था। जख्म में खिंचाव हनूस था, लेकिन चेहरे पर एक दिल जलाने वाली मुस्कुराहट थी। साहिर उसकी पुष्ट को भी यकीनी से देखा गया था। तुम उनसे मोहब्बत करते हो? वो जो दरवाजे की जानिब बढ़ रहा था लम्हे भर को रुका। लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट अब तक थी। वो पलटा नहीं, जहमत ही नहीं की पलटने की। तसी करो साहिर, मैं उससे इश्क करता हूँ। फिर आगे बढ़ गया। साहिर के लब अब तक अध खुले थे। उसे यासिर से ऐसे किसी इंकिशाफ की तवक्को हरगिज नहीं थी, वो भी इतने साफ अंदाज में जैसे वो मौसम की कोई खबर सुना रहा था। उसने लबों पर हाथ रख लिया था, फिर उसी अंदाज में चंद पल के लिए दरवाजे को देख गया जहाँ से वो अभी अभी गया था। वो जब घर वापस लौटा तो चौंक कर दरवाजे में ही ठहर गया। हनीफा के घर के सामने एक जानी पहचानी सी कार खड़ी थी। उसके अब आईब्रू हैरत से इकट्ठे हुए थे। फिर वो सामने से आते अरमान को देखकर चौंका। तुम लोग कब वापस आए? कुछ देर पहले ही। दादा अंकल मेरे घर है। तुम्हारी मामा आई हैं सलीना से मिलने। उनका मूड बहुत ऑफ लग रहा था, इसलिए मैंने किसी को भी वहां जाने नहीं दिया। वो सलीना से अकेले में कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन उसके माथे पर बल उभर चुके थे। वो अरमान के मना करने के बावजूद भी आगे बढ़ा तो उसने उसे रोक लिया। क्या कर रहे हो? मुझे उनसे दो टूक बात करने दो। बदलियाज मत होना, बाकी सब खैर है। मैं कभी बदलियाज नहीं हुआ, बस गाफको हूँ, गो रहा हूँ। उसे ही बदलियाजी कहते हैं। अरमान ने उसे टोका था, लेकिन वो बगैर सुने आगे बढ़ गया था। वो अब चेहरा फेरे उससे कदरे फिक्रमंदी से तक रहा था।
वो अंदर बढ़ आया था, लेकिन फिर दाखिली दरवाजे के डोर नॉब पर उसका हाथ ठहर सा गया था। अंदर से सुल्ताना की बेहद सर्द आवाज़ आ रही थी। मैंने तुम्हें अपने बेटे से दूर रहने के लिए कहा था और तुम अब उसके साथ एक दीवार पे रह रही अब उसके साथ एक दीवार पर रह रही हो। क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था? क्या तुम्हें एक दफ़ा की बात समझ नहीं आती? अंदर का मंजर खासी सर्द महरी लिए हुए था। सरिया ने हथेलियों को आपस में मिस किया था। उसे लगा उसकी हथेली पसीजती जा रही है। उसने कहने के लव्वा की, लेकिन अल्फाज नहीं निकले। तुम्हारी बड़ी शहरत उसकी साख पर कैसा असर डालेगी, कभी सोचा है तुमने? या तुम इतनी बेवकूफ़ है कि कभी ऐसा कोई ख्याल तुम्हारे जहन में आया ही नहीं? आखिर में कदर दरजती से कहा तो उस सामने बैठी सलीना ने थूक निकला। उसने वही गुलाबी रंग पहन रखा था जो वो सायरा के घर पहन कर गई थी। सुल्ताना ने उसे इतनी भी मोहलत नहीं दी थी कि वो लिबास ही तब्दील कर लेती। आई एम सॉरी आंटी, मुझे तुम्हारी इस बकवास से सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है, जानती हूँ ना ये बात तुम। जी कमज़ोर सी आवाज़ में कहा तो सुल्ताना को उसके अंदाज पर मजीद गुस्सा आने लगा। एक मेरा बेटा है कि तुम्हारे लिए मुझसे फेवर मांगने चला आया था, और एक तुम हो कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो। कल शूट पर आ जाना, मैं उस प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल करना चाहती हूँ। तुम्हारे पास आस पास होना मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं होगा। वो कहकर उठी थी। सरीला नहीं उठ सकी। वो उसके इंकशाफ पर बुरी तरह चौंकी थी, लेकिन बाहर की जानिब बढ़ती सुल्ताना के कदम लम्हे भर को साकित हो गए। दाखिली दरवाज़ा धकेल कर अब यासिर अंदर दाखिल हो रहा था। उसका चेहरा इस कदर सपाट था कि हद नहीं। वो दोनों ही लम्हे भर को एक दूसरे के सामने ठहर गए थे। पीछे सलीना भी उठ खड़ी हुई थी। यासिर के तासुरात बहुत अजीब थे। उसे किसी अनहोनी का एहसास होने लगा। बाबा को भी इसीलिए अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दिया था आपने, क्योंकि वो आपकी साख के लिए मौलिक साबित हो रहे थे। आपने उनकी मौत की खबर को भी एक ड्रामा कहा था। आपने अपनी शहरत को बेदाग रखने के लिए अपने बेटे और शौहर दोनों को छोड़ दिया था। माँ, लेकिन आपको ये क्यों लगा कि मैं भी आपकी तरह हूँ? वो एक पल के लिए रुका था। सलीना को उसकी आंखें इतनी दर्द से भी जख्मी लग रही थीं, इतनी दूर से भी जख्मी लग रही थी। आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे अपनी साख इतनी अजीज होगी कि मैं अपने से जुड़े लोगों को उसके लिए छोड़ दूंगा? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि जिस चीज़ के लिए मैं आपसे सारी ज़िंदगी नफरत करता रहा, वो काम मैं खुद करूंगा? आपने मुझे कभी बाबा या मुझे अपने नाम निहात स्टेटस से ऊपर नहीं रखा। मेरा बचपन जिस महरूम अज़ियत में गुजरा, आपने सोचा भी कैसे कि मैं ऐसी किसी महरूमी को अपने से जुड़े लोगों की ज़िंदगी में दाखिल होने दूंगा? उसकी आंखों में जख्मी सी तपिश थी। सुल्ताना को लगा वो कभी हिल नहीं सकेगी। उसे आज पता चला था कि यासिर उससे सारी ज़िंदगी नफरत क्यों करता आया था। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। बेटे, उसकी आंखें भीगने लगी थी। यासिर ने जब से गहरा सांस लिया था। तो फिर माँ की तरह रहें, मुझे मजीद अज़ियत से दो चार मत करें, और प्लीज़ 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 मेरे सामने मत आया करें। मुझे अस्पताल की वो ठंडक याद आ जाती है जिसे बुलाने के लिए मैंने जाने कितनी ही रातें जाग कर गुजारी थी। मुझे इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर मत करें माँ। तुम उस लड़की के लिए अपनी माँ को ऐसे कह रहे हो? वो बेयकीनी से कपकपाती आवाज़ में बोली थी। आप गलत समझ रही हैं। मैं ये आपको इस लड़की की वजह से नहीं कह रहा। मैं ये सब आपको सिर्फ इसीलिए कह रहा हूँ कि आइंदा मेरी ज़िंदगी में दखल ना दी तो बेहतर होगा। मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये सब मैं तय करूँगा। आप नहीं। अपने बाबा और मुझे छोड़कर जो इज्जत कमाई है उसकी हिफाजत करें। मेरी ज़िंदगी पर आपका कोई हक नहीं है। वो कहकर पलटने लगा था, लेकिन फिर लम्हे भर को ठहर गया। एक पल के लिए मुड़कर सलीना की जानिब देखा, फिर जख्मी आंखों से सुल्ताना का सफ़ेद चेहरा देखा। ये लड़की अपने रिश्ते बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है माँ, बस मुझे आपसे यही कहना था। वो तेज़ी से कहकर पलटा और फिर लंबे लंबे ढक पड़ता बाहर निकलता चला गया। पीछे खड़ी दोनों औरतें उसकी उस आखिरी बात पर थम गई थीं। वो बेदम सी सोफे पे बैठ गई थी और सुल्ताना लड़ते कदमों से बाहर की जाने बढ़ गई थी। उसे लगा वो मजीद खड़ी रही तो एड़ियों से खून निकल आएगा। घर खाली पड़ा रहा। जाने कितने ही पैरों बाद हनीफा घर में दाखिल हुए तो उसे देखकर चौंक से गए। वो यकटिक जाने कौन से गैर मुड़ी नुक्ते को घूर रही थी। वो आगे बढ़े, फिर उसका साकित चेहरा देखा। सलीम, बेटे क्या हुआ? वो जैसे उनके पूछने पर चौंकी थी, फिर उन्हें देखा। मैं कैसी बेटी हूँ बाबा? वो उसके बेवक के इफ्तिसार पे हैरान हुए थे, फिर उसके साथ आ बैठे। बहुत प्यारी, ऐसे नहीं, मैं कैसी इंसान हूँ, मैं एज अ ह्यूमन कैसी हूँ। वो चंद पल उसे देखते रहे थे, फिर हल्का सा मुस्कुराए। तुम कतई रहमी से इंतहाई नफरत करने वाली रहमदिल बेवकूफ़ और नरमसी इंसान हो। क्या कतर रहमी करना इतना बड़ा जुर्म होता है? क्या उसकी सज़ा इतनी कठिन होती है कि एक बेटा अपनी माँ को आइंदा कभी देखना ही ना चाहे? कुछ था उसके अंदर जो टूट रहा था। यासिर हर्ट हुआ था और उसका हर्ट होना अब उसे बुरी तरह हर्ट कर रहा था। हनीफा चंद पल उसे देखते रहे थे, फिर हाथ आगे बढ़ाकर नरमी से उसका सर अपने सीने से लगा लिया। वो अपनी माँ को माफ़ कर चुका है, लेकिन वो उस तकलीफ़ को नहीं भुला सका जो उस रात उसे हुई थी। फिर दुनिया में अकेले रह जाने की अज़्ज़त ने उसे बहुत अंदर तक ज़ख्मी किया है बच्चे। वो बस उस तकलीफ़ से हर लम्हा गुजरना नहीं चाहता। उसे डर रहता है कि अगर वो ज़्यादा देर तक अपनी माँ के आसपास रहा तो उन्हें अपने अल्फाज से ज़ख्मी कर देगा। इसीलिए वो उनका सामने करने से कतराता है। वो खुद को और उन्हें हर अज़ियत से बचाना चाहता है। वो चुपचाप उनके सीने से लगी रही थी। कुछ लम्हात बाद वो बिल्कुल खामोशी से अपने कमरे की जानिब बढ़ आई थी। हनीफा ने उसे पलट कर लम्हे भर के लिए देखा और गहरा सांस भरते
फिर उठ खड़े हुए। काफ़ी लम्हात बाद वो अपने कमरे से बाहर निकली थी। यासिर अपने फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसने हनीफा के कमरे के बंद दरवाजे को एक नज़र देखा और फिर बाहर की जानिब बढ़ी। अगले ही पल अब वो अरमान को फ़ोन भी कर रही थी। यकलक थी, उसका दिल बेचैन होने लगा था। अरमान, यासिर कहाँ है? वो फ़ोन नहीं उठा रहा मेरा। उसने फ़ोन कान से लगाए तेजी से कहा था। दूसरे जानिब अरमान की बात सुनकर उसके एहसास लम्हे भर को ढीले पड़ रहे थे। फिर उसने फ़ोन कान से हटाकर कदम कार की जानिब बढ़ाए। वो एजेंसी गया है। उसने कार रिवर्स की थी। वो जब भी अकेले रहना चाहता है तब एजेंसी चला जाता है। कुछ वक्त पहले ही मुझे एजेंसी के सिक्योरिटी गार्ड का मैसेज मौसूल हुआ है कि यासिर एजेंसी आया है। वो अब बिना कुछ सोचे एजेंसी के रास्ते पर बढ़ रही थी, लेकिन वो निचले फ्लोर पर नहीं गया होगा। उसने कार पार्किंग लॉट में रोकी और फिर तेजी से बाहर निकल आई। अब उसके कदम जीनों की जानिब थे। वो उसी गुलाबी लिबास में मलबूस थी। खुले बाल पुष्प पर बिखरे थे। वो एजेंसी की छत पर गया होगा। वो हमेशा वहीं जाता है, सबसे खतरनाक स्पॉट पर टांगे लटकाए बैठा होगा। एजेंसी के जीने तारीके में डूबे हुए थे, लेकिन वो उस समय कुछ भी नहीं सोच रही थी। अगले ही पल तकरीबन हाँफते हुए उसने छत का दरवाज़ा खोला, फिर आगे बढ़ाई। वो सामने ही बरजबान था, सस्पेंडर्स में मलबूस, छत के सबसे खतरनाक हिस्से पर बैठा। एजेंसी की इमारत कई मंजिला बुलंद थी, लेकिन वो उसी बेखौफी से पैर लटकाए छत के खौफनाक अतराफ में बैठा था। लम्हे भर के लिए उसका दिल बंद हुआ था। कुछ महसूस करके यासिर ने चेहरा फेरा और फिर साकित हो गया। आंखों में हैरत सी उभरी। वो शायद उस समय सरीना की तवक्को नहीं कर रहा था। वो जल्दी से आगे बढ़ी थी। प्लीज़ यहाँ से उतरो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कोई जगह है तुम्हारे बैठने की? पिछले ही दिनों मैंने अखबार में पढ़ा था कि एक नौजवान पैर फिसलने के बायस ऊंची छत से नीचे जा गिरा था। उतरो यहाँ से जल्दी। यासिर ने चेहरा फेर कर गहरा सांस लिया था, फिर सर हिलाकर पैर छत की जानिब घुमाए। अगले ही पल हाथों पर जोर देकर छोटी सी छलांग लगाई और उतर गया। सरीना ने सीने पर हाथ रखकर गहरा सांस लिया था। उसे लगा वो कई पहरों से सांस रोके हुए थी। फिर एक तेज नज़र उस पर डाली। 2 कदम चलकर आगे बढ़ी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये कोई बैठने की जगह है क्या? दुनिया में बैठने की तमाम जगहें ख़त्म हो गई हैं जो तुम छत के इतने खतरनाक हिस्से पर आके बैठते हो? उसे जैसे उसकी बेवकूफ़ी पर यकीन नहीं आ रहा था। तेजी से बोलते हुए सांस फूल गया था और अब वो हाँफ रही थी। यासिर ने उसे इसी खामोशी से देखा था। अब जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कोई जख्मी भी हो तुम, लेकिन मजाल है जो ज़रा भी एहसास हो अपनी सेहत का। वो आगे बढ़ा और फिर उसी खामोशी से उसकी कलाई थाम कर उसे आगे किया। उसकी चलती जुबान अगले ही पल साकित हुई थी। शहर की रोशनियां छत के उस हिस्से से इतनी हसीन लग रही थी कि उससे अपनी हर बात भूल गई थी। चंद पल के लिए वो मैक्समराइज होती उन कुमकुमों को देखती देखी गई। कितना खौफनाक सा मंजर था। मैं यहाँ खुदकुशी करने नहीं आया था, सुकून लेने आया था, जो कि अब के आते ही गारित हो चुका है। मैं परेशान हो गई थी यासिर, उसने चेहरा फेर कर सच्चाई से कहा। तो उसने गहरा सांस लिया। अब वो दोनों चेहरा सामने किए शहर की रोशनियों को तक रहे थे। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, अपना ख्याल रखना आता है मुझे। तुम हर दफ़ा मेरे पीछे ऐसे नहीं आ सकती। आवाज़ हल्की थी, चेहरा सामने था, ऐसे जैसे वो उसे कुछ समझा रहा था। और तुम? सलीना ने कहा तो उसने हाथ जेबों में अरस लिए। मैं क्या? तुम जो हर दफ़ा मेरे लिए आते हो, तुम उन्हें इत्तेफाक समझ सकती हो, लेकिन मैं उन्हें मोहब्बत समझना चाहती हूँ। शहर की रोशनियाँ बेहद खूबसूरत थीं। वो दोनों अब तक सामने देख रहे थे। हवा हवा से उन दोनों के बाल उड़ रहे थे। सरीना के बाल उड़कर यासिर के कंधे को छू रहे थे। तुम मेरे लिए अपनी माँ से फेवर लेने क्यों गए थे? कुछ पल बाद उसने पूछा था। मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए। तो क्या? तो किया, बिना किसी शर्मिंदगी के कहा। सरीना ने एक पल के लिए चेहरा फेर कर उसे देखा था। वो जैसे लाजवाब हुई थी। तुम्हारा जो दिल चाहेगा तुम करते रहोगे। उसने कंधे उचकाए थे। और मेरे दिल का क्या? अब के उसने भी गर्दन घुमाकर उसे देखा था। चंद पल वो दोनों एक दूसरे को तकते रहे। अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया है तो आई एम सॉरी। उसके कहने पर सलीना ने बेयकीनी से गहरा सांस लिया था। यही प्रॉब्लम है यासिर आलम, तुम मुझे हर्ट नहीं करते हो, तुम मुझे हर्ट नहीं होने देते हो। इसीलिए मैं तुम्हारी इस नरमी का एक बहुत गलत मतलब निकाल रही हूँ। मेरे वक्त पर तसी कर दो। ऐसा ना हो कि तुम मुझे मेरी ज़िंदगी में आए हर मर्द से ज़्यादा हर्ट कर जाओ और मैं तुम्हें चाहकर भी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। कैसी तसी? सलीना ने अपना सरापा उसकी जानिब फेर लिया था, जबकि वो अब भी सामने देख रहा था। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? यासिर ने चेहरा झुकाकर अपने जूतों को देखा था, फिर सर उठाकर उसे। नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, सुकून से कहा तो सलीना के दिल को कुछ हुआ। आंखों में करछियां सी उभरी। अगर तुम जख्मी नहीं होते तो तुम्हें बहुत मारती। वो मुस्कुराया था। तुम अभी भी मार सकती हो, बिल्कुल, ताकि सारी दुनिया मुझे ही जालिम समझे। हालांकि वो नहीं जानते कि यहाँ असल जालिम है कौन, जताकर कहा और फिर तेजी से रुख मोड़ लिया। आंखों में जाने क्यों आंसू से तैरने लगे थे। उसका दिल जाने किस बात पर दुखा था। तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? कुछ पल बाद उसने पूछा तो सलीना ने एक झटके से चेहरा उसकी जानिब फेरा। वो बगैर कोई तासुर लिए बहुत सुकून से पूछ रहा था। उसने अगले ही पर गहरा सांस लिया था। फैमिली ट्रिप पर जाना। फैमिली ट्रिप?
हाँ, वो कहते के साथ ही अब छत की दीवार से लगकर ज़मीन पर बैठ गई थी। उसकी टाँगें मुस्तकिल खड़े रहने के बाद थकन का शिकार हो गई थी। यासिर ने चेहरा झुकाकर उसे देखा और फिर उसके साथ आ बैठा। मुझे लगा था तुम कहोगी दुनिया का महंगा तरीन पर्स खरीदना। वो उसके कहने पे हंस पड़ी थी, फिर खुफगी से उसे देखा। इतना मादियत पसंद समझती हो तुम मुझे? हाँ, वो फिर से हंसती थी। ये भी एक ख्वाहिश है, लेकिन फैमिली ट्रिप पर जाना सबसे बड़ी ख्वाहिश है, पता है। बचपन में जब स्कूल वाले ट्रिप्स पर लेकर जाते तो मैं नहीं जाती थी, मेरे पास ट्रिप के लिए पैसे नहीं होते थे। फिर जब मेरे ताया वाले अपने बच्चों के साथ ट्रिप पर जाते थे, मैं तब भी नहीं जाती थी। वो लोग मुझे लेकर ही नहीं जाते थे। उन्हें लगता था मेरी सोहबत उनके बच्चों पर बुरा असर डालेगी। बिल्कुल नॉर्मल से अंदाज में कहकर उसने यासिर को देखा था। और अब तुम अब भी उन्हें अपना रिश्तेदार मानती हो? वो जैसे हैरान हुआ था। उसने सर इस बात में हिलाया। क्यों? उसके पूछने पर वो मुस्कुराई थी। जानती हो, एक राहिब अपने साथी के साथ नहर के किनारे बैठा हाथ धो रहा था। उस लम्हे उसे एक बिच्छू दिखाई दिया जो नहर के तेज पानी के तहत बहता जा रहा था। उसने हाथ आगे बढ़ाकर उस बिच्छू को बचाया और उस बिच्छू ने बचते ही उसके हाथ को डस दिया। उसने घबराकर बिच्छू को छोड़ा तो वो फिर से पानी में गिर गया। अब वो झुककर दोबारा उसे बचा रहा था और वो बिच्छू उसे दोबारा डस रहा था। उसके साथी राहिब ने पूछा कि तुम उसे क्यों बचा रहे हो? ये 2 दफा तुम्हें काट चुका है। जानता हूँ, इस राहिब ने क्या जवाब दिया था? वो लम्हे भर को ठहरी थी। वो चेहरा फेरे उसे ही देख रहा था। शायद वो जवाब का मुंतजिर था। उसने कहा कि उसकी नेचर डसना है और मेरी बचाना। वो अपनी आदत से बाज नहीं आता और मैं अपनी आदत से। हम दोनों ही अपनी अपनी जगहों पर मजबूर हैं। इसलिए यासिर आलम, बाज़ लोगों की नेचर हमेशा डसना होती है और बाज़ लोगों की मरहम रखना। मेरी नेचर जोड़ना और उनकी तोड़ना। वो रिश्ते तोड़ने से बाज नहीं आते और मैं जोड़ने से। आखिर में मासूमियत से कंधे उचकाए थे। कहाँ से सुनी है ऐसी बेकार कहानी? वो दीवार से सर टिकाकर बोला था। सहीला ने भी अपना सर पीछे टिकाया था। तुमने पूछा था कि मैंने उन्हें अपने रिश्तेदार अब तक कैसे मानती हूँ, तो ऐसे मानती हूँ क्योंकि मैं एक राहिब हूँ और वो सब बिच्छू। और यहाँ वो जोर से हंसा था। आंखें मूंद कर दीवार से सर टिकाए सेलिना भी हंस रही थी। बिच्छू, ओ गॉड! वो दोनों हंसते जा रहे थे। कुछ पल बाद वो बाजुओं को घुटनों के गिर्द समेटकर एक रुखसार घुटने पर टिकाए उसे देख रही थी। यासिर के माथे पर गिरे बाल हवा से लहराकर दोबारा माथे पर गिर रहे थे, लेकिन वो उन्हें पीछे करने का तकल्लुफ नहीं कर रहा था। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा इंसान है जिसे तुम देखते रहो और कभी ना थको? बेहद आहिस्तगी से पूछा था। उसे देखते हुए वो जो अपनी उंगली पर रबड़ लपेट रहा था, चुंके चेहरा उठाकर उसे देखकर खफीफ सा सर हिलाया। हाँ, कहा तो जाने क्यों। आवाज़ बोझल सी थी। सरसराती हवा के झोंके जैसे चंद पल के उन दोनों के दरमियान ठहर से गए थे। सेलिना को पलके झुपकाने में वक्त लगा था। वाकई यासिर ने उसे निगाहें चुरा ली। फिर से रबड़ को उंगली पर लपेटने लगा। साथ ही सर भी इस बात में हिलाया। क्या तुम्हें उस इंसान को देखकर ऐसा लगता है कि अगर वो तुम्हारी जिंदगी से गया तो तुम खाली हो जाओगे? रुखसार अब तक घुटनों पर टिका था। यासिर ने अब के चेहरा नहीं उठाया था। हाँ, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि अगर तुम उसे देख नहीं पाए तो तुम्हारा सांस रुक जाएगा? और अब के उसने चेहरा उठा लिया था। सेलिना के सवालात पेचीदा होते जा रहे थे। हाँ, गले में गिल्टी सी उभर कर मासूम हुई। क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम उससे हर दफ़ा मिलने पर उसके साथ मजीद 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 उलझते जाते हो? जितना दूर जाओ उतने करीब चले आते हो। हाँ, क्या कभी तुमने उस इंसान से दूर जाने की कोशिश की है? कोशिश की थी, कामयाब नहीं हुआ। तकलीफ होती है ना? वो कहकर उदासी से मुस्कुराई थी। हाँ, क्या तुम चाहती हो कि यू आर इन लव? यस आई डू। कौन है वो खुशनसीब लड़की? उसने चेहरा फेर कर उसे देखा था, फिर देखता रहा। है एक इंतहाई समझदार लड़की। समझदार है तो मैं हरगिज़ नहीं हूँ। फिर मायूस होकर कहा तो वो हंस दिया। उंगली पर रबड़ अब तक लपेट रहा था। मैं खुश हूँ कि एटलीस्ट तुम्हारे पास ऐसा कोई इंसान है। ऐसा इंसान का मौजूद होना ही सबसे बड़ी नेमत होती है। अच्छा बताओ, क्या वो भी तुमसे इतनी ही मोहब्बत करती है जितनी तुम उससे करते हो? अब कि वो बहुत दिलचस्पी से उसे देख रही थी। उसकी शहद रंग आंखों की चमक वो उसे देखकर रह गया था। नहीं, वो मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करती जितनी मैं उससे करता हूँ। वो कर ही नहीं सकती। उसकी शहद रंग आंखों की पुतलियों को अपनी पुतलियों की कैद में लिए उसने कहा था। उसकी सुरमई आंखों के रंगों पर दिल लम्हे भर को डोल सा गया था। सरीना का दिल जैसे जोर से धड़का। क्या तुमने उसे बताया है? कुछ लम्हात बाद सवाल किया तो यासिर ने सर इस बात में हिलाया। वो जानती है। कितनी लकी है वो लड़की, मुझे बताओ ना कैसी दिखती है वो? क्या वो जूलिया जितनी खूबसूरत है? नहीं, वो जूलिया से ज़्यादा। अच्छा, तुम्हें उसमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है? मुझे वो पूरी पसंद है, सारी की सारी। तुम्हें पता है मैं जेलस हो रही हूँ। और उसके कहने पर वो सर हिलाकर रह गया था। अच्छा बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? कुछ पल बाद उसने पूछा था। वो दीवार से सर टिकाए आसमान की जानिब देख रहा था। अपनी फैमिली के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारना बगैर किसी रंजिश और तकलीफ़ के, उसने आहिस्ता से कहा था। सेलिना ने सर हिलाया। हम जैसे ब्रोकन फैमिलीज़ के बच्चों की हर ख्वाहिश फैमिली के गिर्द ही घूमती है। फैमिली ट्रिप पर जाना, फैमिली के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारना, कितनी महरूम ख्वाहिशें हैं ना हमारी। यासिर ने महज सर हिलाया था। क्या तुम अपनी मामा को माफ़ नहीं कर सकते? कुछ पल बाद उसने कहा था। उसकी आंखें जो लम्हे पहले तक बेहद ज़ख्मी लग रही थी अब महज
थकन का शिकार थी, लेकिन उसे ये आंखें थकन ज़दा भी कितनी अच्छी लग रही थी। मैं उन्हें माफ़ कर चुका हूँ, बहुत पहले ही कर चुका था। फिर इतनी दरश्ती से क्यों पेश आते हो तुम उनके साथ? उसने कुछ नहीं कहा, शायद वो शर्मिंदा था। बाय बाय।